नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर छिड़ी सियासत की, कॉमन सिविल कोड पर उठते सवालों की, जानेंगे फिर से क्यों प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं किसान, रामनवमी पर देश भर में हुए टकराव का क्या था कारण, बात करेंगे बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियों की, गुजरात में केजरीवाल के बड़े दावे की और बुलेटिन के आखिर में बात देश में चल रहे बिजली संकट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सियासी दांव, 2023 में बनी कांग्रेस की सरकार तो मिलेगी पुरानी पेंशन, कांग्रेस के दांव से शिवराज सरकार की बढ़ेगी मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से यूरोप के दौरे पर जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का करेंगे दौरा। कोरोना काल के बाद 2022 में पीएम मोदी 3 दिनों तक रहेंगे विदेशी दौरे पर। रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर रहेगा पीएम मोदी का जोर, पीएम ने ट्वीट कर यात्रा के बारे में दी जानकारी। बाबुल सुप्रियो के सामने आई मुश्किल, नहीं ले पा रहे हैं विधायक पद की शपथ। राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी को शपथ दिलाने के लिए किया अधिकृत। स्पीकर के रहते हुए डिप्टी स्पीकर शपथ दिलाने को नहीं है तैयार। जीएसटी कलेक्शन से मालामाल हुई केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय ने कहा कि माल एवं सेवा कर कलेक्शन अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। 2021 की तुलना में जीएसटी कलेक्शन में 20% से ज्यादा का इजाफा। जीएसटी कलेक्शन का ये अब तक का है रिकॉर्ड। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में अचानक से हिंदुत्व को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एनसीपी और कांग्रेस इसे विभाजनकारी बता रहे हैं, तो बीजेपी, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी बताने की होड़ मच गई है। और आज महाराष्ट्र में तीनों ही दलों ने रैली की थी, तो किसने कसा किस पर तंज, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में आज जबरदस्त हलचल मची रही है। सभी की निगाहें औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली पर थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी की ओर से ये रैली बुलाई गई थी। दावा किया जा रहा है कि इस रैली को बीजेपी का भी समर्थन मिला है, लेकिन राज की रैली से पहले ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। राज ठाकरे का नाम लिए बिना ही उद्धव ने कहा वो पहले गैर मराठियों के खिलाफ बातें करते थे, अब गैर हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। आज मार्केटिंग का जमाना है, काम नहीं चलता तो बदल दिया जाता है, ये मुद्दा भी नहीं चलेगा तो दूसरा काम करने लग जाएंगे। उद्धव ने इशारों ही इशारों में राज ठाकरे को अस्थिर नेता बता दिया, तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने राज ठाकरे के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शरद पवार ने कहा देशवासियों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा रहा है और देश को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को जानबूझकर गुम किया जा रहा है, इसके लिए धार्मिक मुद्दों को उछाला जा रहा है। AIMIM के चीफ ओवैसी ने कहा कि आज महाराष्ट्र में खुद को बड़ा हिंदू बताने की होड़ मची हुई है, दूसरे वर्ग की किसी को चिंता नहीं है। इस बीच राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को एक वर्ग को खुश करने वाली सरकार बताया और अपने इरादे साफ कर दिए कि मस्जिदों से आने वाली आवाज बंद नहीं हुई तो वो भी हनुमान चालीसा का पाठ जोर शोर से करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी एनडीए सरकार पर हमलावर हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उद्धव भले ही सीएम हैं, लेकिन उनका रिमोट किसी और के पास है। हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं हो रही है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। केंद्र सरकार का तो प्लान अलग ही चल रहा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में दिख रही है। बीजेपी शासित राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी की केंद्र सरकार के प्लान से अब दूसरा वर्ग यहां पर परेशानी में नजर आ रहा है और इससे दूर ही रहने की मांग होने लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी देश में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर संकेत देना शुरू कर दिया गया है। मोदी सरकार में शामिल कई मंत्री यूसीसी के समर्थन में बयान भी दे रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर प्रस्ताव भी पास होना शुरू हो गया है। इसके बाद से ही पूरे देश में हलचल मची हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि यूसीसी को लागू करने से पहले मुस्लिम प्रतिनिधियों से चर्चा जरूर की जाए, हमारी इस कानून को लेकर आपत्ति है। और अब इधर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी की जरूरत को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में इसकी जरूरत नहीं है। ओवैसी ने दावा किया है कि लॉ कमीशन का मानना है कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार देश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। सरकार से देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली कोयले के संकट सामने हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की।
ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि भारतीय संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसमें तो शराबबंदी के बारे में भी कहा गया है, लेकिन किसी को भी इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा जा सकता है। गोवा को लेकर ओवैसी ने कहा कि यहाँ समान नागरिक संहिता आजादी के पहले से लागू है। गोवा नागरिक संहिता के अनुसार हिंदू पुरुषों को दूसरी शादी का अधिकार है अगर पत्नी 30 साल की उम्र तक एक मेल चाइल्ड को जन्म देने में विफल रहती है। उस राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वे इस मामले पर चुप हैं। देश में ध्रुवीकरण का फार्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी शासित राज्यों में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है। बीजेपी एक वर्ग को निशाने पर ले रही है तो देश के किसानों ने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। किसानों ने 5 मई को बीजेपी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है और इस बार प्रदर्शन होगा लखीमपुर खीरी में। इसके पीछे क्या है कारण, देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहने वाले किसानों के आंदोलन को कौन भूल सकता है। ये किसान ही थे जिनकी मांगों के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए थे। अब यूपी भी ऐसे ही आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर किसान नेता जुटने वाले हैं। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यूनियन के लोग 5 मई को लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों पर राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे कई किसानों की जान चली गई थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। उस दौरान कुल 8 लोगों की जान गई थी। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि किसान मृतकों को इंसाफ दिलाने के लिए लखीमपुर पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान यूनियन बीते साल मारे गए किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए 5 मई को लखीमपुर खीरी में एकजुट होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब से किसान 4 मई को रवाना होंगे और रास्ते में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र आरोपी है। फरवरी 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए आशीष की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही आरोपी को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसके बाद आशीष मिश्र ने 24 अप्रैल को सरेंडर कर दिया था। दरअसल लखीमपुर खीरी घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। घटना के बाद आशीष मिश्र को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अब ये साफ है कि यूपी में किसानों की एकजुटता से सीएम योगी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। किसानों ने साफ कर दिया कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, वो अशांति नहीं फैलाएंगे। उन्हें राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ अपना हक चाहिए। जहां राजनीति आती है वहां टकराव भी शुरू हो जाता है। जैसे देश में पिछले महीने जगह जगह सांप्रदायिक टकराव देखने को मिला और फिर उसके पीछे जमकर राजनीति भी हुई। इसे लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। ये टकराव सहयोग था या बीजेपी का सोचा समझा प्रयोग, क्योंकि बीजेपी को सत्ता तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ही मिलती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी आमने सामने है। आज अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में टकराव हुआ, फिर कुछ स्थानों पर बुलडोजर चलवाए गए। ये पूरी तरह से बीजेपी का प्रयोग था। बीजेपी का राज धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर ही आया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बजट में जो घोषणाएं की हैं वो लागू नहीं हो पाए। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को प्रदेश में अशांति फैलाने के आदेश दिए ताकि सरकार को जनहित के काम नहीं करने पड़े, प्रदेश में कामकाज ठप रहे। सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी रामनवमी पर पूरे देश में सांप्रदायिक टकराव फैलाना चाहती थी, लेकिन करौली में हमने बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। बीजेपी ने करौली में एक प्रकार से प्रयोग किया था। ये प्रयोग रामनवमी पर देश के 7 राज्यों में हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने नई दिल्ली में बीजेपी सांसदों की मीटिंग की। मैंने सुना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की गई और बाकी सांसदों को सुनाया गया। कहा गया कि किरोड़ी लाल मीणा करता है वो सब तुम करो, मतलब धमाल पट्टी करो, धमाल पट्टी होगी, टकराव होगा, अशांति रहेगी तो सरकार का काम रुकता है, सरकार का काम डिस्टर्ब होता है। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सोच यही है कि कैसे विकास के कामकाज को ठप किया जाए, बजट योजनाएं लागू न हो पाए, ये बीजेपी का एजेंडा है। सीएम ने कहा कि हम सभी को समझना पड़ेगा। सीएम ने ये भी कहा कि मीडिया पर दबाव है, मीडिया वाले अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मीडिया वालों को रास्ता निकालना चाहिए ताकि देश एवं समाज में शांति, भाईचारा और अहिंसा का माहौल रहे।
राजस्थान में अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है। अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब बीजेपी इस पर क्या कहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। देश के 7 राज्यों में सांप्रदायिक टकराव हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन राज्यों में जहां बीजेपी या तो सत्ता में है या फिर मुख्य विपक्षी दल, और जहां बीजेपी सहयोगी की भूमिका में है वहां उसका टकराव अपने सहयोगी के साथ चल रहा है, जिससे उसके सहयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तो केंद्र के बुलावे को ही ठुकरा दिया, जबकि उनकी सरकार बीजेपी के गठबंधन से चल रही है। बिहार में मौसम गर्म हो रहा है, पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। साथ ही साथ सियासत का तापमान भी काफी बढ़ गया है। जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इफ्तार पार्टी के बाद से आरजेडी के साथ नीतीश की नजदीकियों को लेकर जमकर कयास लगाए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन में नीतीश कुमार के नहीं शामिल होने से इन खबरों को और बल मिल गया है। नीतीश कुमार के इस फैसले ने सहयोगी बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में तनाव की चर्चा को और बल दे दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई इस बैठक में विपक्षी दलों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए थे, लेकिन सीएम नीतीश शामिल नहीं हुए। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन के दूसरे दिन बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने दिल्ली में हुए इस सम्मेलन से किनारा कर लिया। वो उस समय एक इथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए पूर्णिया पहुंच गए थे। उन्होंने इस सभा में शामिल होने के लिए राज्य के कानून मंत्री प्रमोद कुमार को दिल्ली भेजा, जो बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। खबरों की माने तो नीतीश अपने सहयोगी बीजेपी से नाराज हैं और ये नाराजगी बीजेपी नेताओं की उनकी जगह बीजेपी का सीएम बनाने की मांग से है। आपको बता दें कि हाल ही में सासाराम के सांसद छेदी पासवान और लौरिया विधायक विनय बिहारी जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने ये मांग उठाई थी। विनय बिहारी ने तो यहां तक मांग कर डाली थी कि नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब से ही बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच दूरियां आने लगी हैं। अब नीतीश की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी उन्हें मनाने के लिए अब क्या करती है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में अब दूरियां साफ साफ नजर आ रही हैं, जिससे बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ गुजरात में भी बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और पार्टी को हार का डर सता रहा है, इसलिए पीएम से लेकर गृह मंत्री तक ने पूरी ताकत गुजरात पे लगा दी है। लेकिन विपक्ष भी कमजोर नहीं दिख रहा है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच गए, तो क्या कहा केजरीवाल ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर एक बार फिर अपनी सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस ने 2017 में 77 सीटें जीती थी, जो 1.5 दशक में सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन ने बीजेपी नेतृत्व को बड़ा झटका दिया था। इस बार भी कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, तो वहीं आप बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। आज गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां वो आपको मौका देने की बात कहते नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अमीरों को अमीर बना रही है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम गरीबों और आम लोगों की पार्टी हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी इस सभा में गुजरात बीजेपी को कोसते हुए नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पेपर लीक मामले में खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और 27 साल में उन्होंने यहाँ के स्कूलों का बुरा हाल कर दिया है। बीजेपी को 5 साल और दे दो, फिर भी यहाँ कुछ नहीं होगा। हमें एक मौका दे दो, हमने अगर 5 साल में यहाँ के सभी स्कूलों को ठीक नहीं किया तो हमें यहाँ से भगा दीजिएगा। इससे पहले पीएम मोदी के घर पर गुजरात बीजेपी नेताओं की बैठक को लेकर भी केजरीवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपसे डर गई है, इसलिए वक्त से पहले चुनाव करा सकती है। आपको बता दें कि आज पीएम आवास पर हुई बैठक में गुजरात चुनावों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के अलावा कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और गुजरात के मुख्य सचिव भी शामिल हुए थे। और बुलेटिन के आखिर में बात बिजली संकट की। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके साथ ही बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ सहित देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। एक बड़े बिजली संकट से देश इस वक्त गुजर रहा है। गांवों में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है और इस संकट के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार,
देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत अपने बिजली घरों में इतनी बिजली बना सकता है जितनी हमारी आबादी और उद्योग मिलकर खपा भी नहीं सकते। बावजूद इसके हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से खबर आने लगती है कि गांवों और कस्बों में 8 से 10 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। सरकार कभी नहीं मानती कि कोई गड़बड़ है, लेकिन बिजली कटौती से दुखी लोगों का हाल बेहाल है। देश में भीषण गर्मी के बीच कोयले के संकट से बिजली संकट गहरा गया है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 6 सालों में पहली बार इस तरह का बिजली संकट हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अप्रैल 2022 के पहले 27 दिन में मांग की तुलना में 1.88 बिलियन यूनिट बिजली का संकट है। पिछले 6 साल के बिजली संकट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की माने तो शुक्रवार को देश में 20,711 मेगावाट बिजली की मांग रही, जिसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 26 अप्रैल को बिजली आपूर्ति की तुलना में मांग इतनी ज्यादा थी कि 8.22 मेगावाट बिजली का संकट हो गया। ऊर्जा मंत्रालय की माने तो इस साल मार्च में बिजली की मांग में 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही नहीं, मंत्रालय ने बताया है कि बिजली की मांग ऐसे ही जारी रही तो मई और जून में बिजली की मांग 215 से 220 मेगावाट हो सकती है। कोयला संकट की वजह से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर समेत दूसरे राज्यों में बिजली का संकट ज्यादा है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में भी इसी तरह का बिजली संकट गहराया था। हालांकि इस बार हालात ज्यादा खराब हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संकट के कारण कई घंटों की कटौती की जा रही है। ओडिशा में कोयले के अभाव में एनटीपीसी का एक संयंत्र बंद है, जिससे 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम जनता के लिए आने वाले दिन काफी दिक्कतों से भरे हो सकते हैं। तो वहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों का साफ कहना है कि इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।